हेलो नमस्कार। समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के एजुकेशन मैनेजमेंट की टॉपिक वाइज सिलेबस के टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रही थी उसकी कंटिन्यू फॉर्म में आज हम क्लास लेकर आए हैं एजुकेशनल सुपरविजन और इंस्पेक्शन के बारे में। इससे पहले हमने एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बहुत डिटेल्स में कंसेप्ट के साथ में एमसीक्यू के माध्यम से हमने हल करने का प्रयास किया था, समझने का प्रयास किया था। आज की क्लास के अंतर्गत हम एजुकेशनल सुपरविजन और इंस्पेक्शन, शैक्षिक पर्यवेक्षण और शैक्षिक निरीक्षण के बारे में जो आपका सिलेबस का टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक के बारे में एमसीक्यू के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपने इस ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य परीक्षार्थी साथियों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहला ही प्रश्न के माध्यम से कि सुपरविजन जो आपका सिलेबस में दे रखा है, एजुकेशनल सुपरविजन और एजुकेशनल इंस्पेक्शन। तो सुपरविजन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या अर्थ है? सुपरविजन तो आपके सिलेबस के अंदर भी दे रखा है, टॉपिक का नाम ही है सुपरविजन है। तो हम समझेंगे सुपरविजन का क्या अर्थ होता है। यदि हम सुपरविजन की यदि बात करें तो सुपर और विजन वर्ड से बना है विजन। तो सुपर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। कोई चीज सुपर है इसका मतलब है श्रेष्ठ है, या हम कह सकते हैं अलौकिक है, या हम कह सकते हैं दिव्य है, अपने आप में अलौकिक है, सर्वश्रेष्ठ है, जिसे कहते हैं श्रेष्ठ है, ये कह सकते हैं। और विजन का अर्थ होता है सूक्ष्म दृष्टि। कैसी दृष्टि? सूक्ष्म दृष्टि, बारीक दृष्टि के साथ में बहुआयामी रूप में होता है। लेकिन अलौकिक सूक्ष्म दृष्टि के साथ में देखना, सुपर विजन यदि दोनों शब्दों को साथ में मिला दिया जाए उसका अर्थ होता है पर्यवेक्षण करना। क्या होता है? पर्यवेक्षण करना। क्या करना? पर्यवेक्षण। हिंदी शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा जाए सुपरविजन का तो दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, वो निकलता है पर्यवेक्षण करना। पर्यवेक्षण का मतलब क्या हुआ? पर्यवेक्षण का मतलब होता है वो श्रेष्ठ सूक्ष्म दृष्टि के साथ में देखना ताकि उसमें विकासात्मक या उन्नति के रूप में देखा जा सके। किसी चीज को, किसी भी संस्था है या किसी भी व्यवस्था है, उसको देखने का एक दृष्टिकोण होता है, उसको सूक्ष्म दृष्टिकोण के साथ में देखना ताकि उसके किस प्रकार से उसे विकासात्मक बढ़ावा मिला सके या उसका उचित प्रबंधन किया जा सके, उचित मैनेजमेंट किया जा सके। उस दृष्टिकोण के साथ देखने का अर्थ होता है पर्यवेक्षण करना। तो आपके सिलेबस के अंतर्गत एजुकेशनल सुपरविजन है, आपके टॉपिक का यह तो अर्थ है। सुपरविजन का अर्थ क्या है? तो यहाँ शब्द का अर्थ हो गया पर्यवेक्षण करना, राइट आंसर हो गया है। लेकिन आपके सिलेबस में दे रखा है एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक है। तो एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर सुपरविजन का क्या मतलब हुआ? एजुकेशन मैनेजमेंट का मतलब यह हमने पिछली क्लास के अंदर बहुत डिटेल्स में देखा था कि एजुकेशन मैनेजमेंट का मतलब यह है, शिक्षा के क्षेत्र में मैनेजमेंट का मतलब यह है कि हम जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिनका शैक्षिक उद्देश्य है, संस्था का या सरकार का जो नीतियां होती है किसी देश की, उस नीतियों के अकॉर्डिंग किस प्रकार से शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, उस शिक्षण व्यवस्था के लिए हम जो आपके वित्तीय, भौतिक और मानवीय संसाधनों का जो हम काम में लेते हैं, तो भौतिक मानवीय संसाधनों का इस प्रकार से, वित्तीय संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि कम लागत में अधिकतम जो उद्देश्य के साथ में हम काम करना चाहते हैं उसका अधिकतम रिजल्ट प्राप्त हो सके। उस दृष्टिकोण के साथ में ही हम क्या करते हैं? प्रबंधन करते हैं। और प्रबंधन के अंतर्गत सुपरविजन, पर्यवेक्षण करना, नियमित रूप से उसके सूक्ष्म दृष्टि के साथ में देखना कि जिस संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन मानवीय संसाधनों, जिन भौतिक और वित्तीय संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसका उचित प्रयोग हो रहा है या नहीं, या उचित प्रयोग के साथ में किस प्रकार से और अधिक विकसित स्वरूप में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। उस दृष्टिकोण के लिए अधिक अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा प्रबंधन, शैक्षणिक क्षेत्र में अच्छा प्रबंधन के लिए सुपरविजन एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और स्कूलों के अंतर्गत सुपरविजन और इंस्पेक्शन दो शब्दों से डेली रूटीन में परिचय होता ही है। दोनों आपकी व्यवस्था का भाग होता है, दोनों प्रशासनिक मैनेजमेंट का भाग होता है। इसीलिए इस दृष्टिकोण के साथ समझना बहुत आवश्यक होता है। हम जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस को लेंगे वैसे वैसे और डिटेल्स के साथ में हम कंसेप्ट को समझने वाले हैं और इसके अंतर को भी देखने वाले हैं। हल्का सा अंतर होता है। एक यहाँ दे रखा है निरीक्षण करना। निरीक्षण का मतलब ये आपकी इंस्पेक्शन होता है, इसका मतलब होता है जांच करना। क्या करना? जांच करना।
सर इसमें सूक्ष्म दृष्टि के साथ में जांच करना और इसमें पर्यवेक्षण का मतलब क्या हुआ, इसमें अंतर क्या हुआ। जांच करने का मतलब होता है कि आप किसी भी संस्था के अंदर इंस्पेक्शन करते हो तो उसके माध्यम से उसकी क्या कमी है, उस कमी या समस्या क्या है, उस समस्या का पता लगाने के लिए, उसकी जांच करने के लिए इंस्पेक्शन किया जाता है। यहाँ इंस्पेक्शन का लिमिटेशन है, संकीर्णता है कि हम उसमें केवल उसकी कमियों को देखा जाता है, लेकिन पर्यवेक्षण के अंतर्गत कमी को देखा ही जाता है, क्योंकि बिना कमी तो उसमें सुधार हो ही नहीं सकता। यदि किसी की समस्या ही नहीं है तो उसका समाधान कैसे होगा। समस्या होने के बाद में समाधान का मार्ग ढूंढा जाता है, तो समाधान पर्यवेक्षण है, उसमें समस्या के साथ में ही उसका समाधान भी ढूंढा जाता है। सुधारात्मक दृष्टिकोण होता है, रचनात्मक दृष्टिकोण होता है, उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, उस दृष्टिकोण के साथ में यदि हम श्रेष्ठ दृष्टि के साथ में, सूक्ष्म दृष्टि के साथ में उसको देखा जाता है तो उसको पर्यवेक्षण बोला जाता है। तो काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, लेकिन हम जैसे जैसे प्रश्नों को और हम हल करते जाएंगे वैसे वैसे आपका और अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण को सुधारने का एक सुनियोजित कार्यक्रम है, ये कथन किसका है। देखिए यहाँ कथन पूछा है, तो कथन को याद करना, एडजेक्ट याद करना कि किसने क्या कहा, ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन सबसे मूलभूत आपको पढ़ना इसीलिए है कि हम इन परिभाषाओं के माध्यम से उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, इसीलिए इस स्वरूप में भी पढ़ना महत्वपूर्ण है। तो देखिए अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या कहा है। देखिए सबसे पहले हम बात करें यदि फ्रेंसी अय्यर की, तो अय्यर महोदय ने कहा था पर्यवेक्षण के बारे में कि पर्यवेक्षण है वो शैक्षिक सुधार के जो प्रयास है, शैक्षिक क्षेत्र में जो सुधार प्रयास है, सुधार या प्रयास जो किए जाते हैं, प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ व गत्यात्मक है। क्या कहा है इन्होंने, गत्यात्मक है, मतलब कंटिन्यू फॉर्म में, और सबसे बेहतरीन यदि कोई तरीका है वो है पर्यवेक्षण। शिक्षण क्षेत्र में सुधार के लिए बेहतरीन तरीका होता है वो पर्यवेक्षण है। ऐसी परिभाषा किसने दी थी, ऐसी परिभाषा अय्यर महोदय ने दी थी। एडम्स और डिके महोदय ने कहा था शैक्षिक पर्यवेक्षण है वो शिक्षण सुधारने का एक सुनियोजित, एक व्यवस्थित तरीका है, व्यवस्थित कार्यक्रम है। ये परिभाषा दी है किसने, एडम्स और डिके ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिके महोदय हो जाएगा, एडम्स और डिके महोदय हो जाएगा। विल्स महोदय ने कहा है कि जो पर्यवेक्षण है वो शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण व अधिगम अधिगम शिक्षण और अधिगम के विकास का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, इसके विकास का मार्ग है, विकास की प्रक्रिया है। क्या है, विकास प्रक्रिया है। किसकी विकास प्रक्रिया है, किसकी विकास प्रक्रिया है, शिक्षण और अधिगम की विकास की प्रक्रिया है। लेकिन ये परिभाषा किसने दी है, विल्स महोदय ने। और बाइल्स किम्बल ने भी इसी प्रकार की दी है कि अधिगम और शिक्षण के लिए विकास की सबसे बेहतरीन यदि व्यवस्था है वो पर्यवेक्षण है। तो इस परिभाषाओं के माध्यम से हमें क्या समझ में आता है, देखिए परिभाषाओं से हमें यह समझ में आता है कि पर्यवेक्षण है जो सुपरविजन है, स्कूल व्यवस्था प्रबंधन के अंतर्गत हम सुपरविजन देखते हैं, एजुकेशन सुपरविजन देखते हैं, उसका मतलब यह होता है कि जो प्रभावी, इसका उद्देश्य ये है कि प्रभावी शिक्षण व्यवस्था करना। कैसी व्यवस्था, प्रभावी शिक्षण व्यवस्था, प्रभावी शिक्षण, प्रभावी शिक्षण करना, उसका प्रभावी विकास करना। प्रभावी शिक्षण व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, प्रभावी शिक्षण व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि एक तो शिक्षण व्यवस्था प्रभावित करना, प्रभावी करना या विकास करना। दूसरा अधिगम, दूसरा क्या हुआ, अधिगम, अधिगम। और तीसरा है शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा सहायक सामग्री, शिक्षा सहायक सामग्री। इस तीनों की ऐसी समुचित व्यवस्था करना, उनके विकास की व्यवस्था करना ही इसका उद्देश्य होता है, पर्यवेक्षण का उद्देश्य होता है। पर्यवेक्षण का उद्देश्य, शिक्षण व्यवस्था बेहतरीन कैसे होगी, शिक्षण व्यवस्था का बेहतरीन कैसे होगी, शिक्षण व्यवस्था कैसे होगी, किसी विद्यालय है और विद्यालय के अंदर शिक्षण, शिक्षण मतलब शिक्षा, शिक्षक के द्वारा, जो शिक्षण का मतलब ये होता है शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम के अनुसार जो अध्यापन करवाया जाता है, उसी प्रक्रिया को ही हम शिक्षण व्यवस्था कहते हैं। तो शिक्षण व्यवस्था बेहतरीन कैसे होगी, अच्छी कैसे होगी, उसके लिए उसका देखना का काम होता है पर्यवेक्षण के अंतर्गत। तो उसकी शिक्षण व्यवस्था बेहतरीन कैसे होगी, तो देखिए सबसे पहले
सुपरविजन के अंतर्गत देखा जाता है कि विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है जिस विषय का है शिक्षक, शिक्षण कब होगा, शिक्षण के अंतर्गत होता क्या, शिक्षण के अंदर शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है। यदि विद्यालय में शिक्षक ही नहीं है तो शिक्षण व्यवस्था हो ही नहीं सकती। तो पर्यवेक्षण करने का उद्देश्य यह है, उसको जांचने का उद्देश्य यह है, उसको परखने का उद्देश्य यह होता है कि उसका शिक्षक है या नहीं। शिक्षक यदि है तो वो नियमित है या नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है। नियमित व योग्य है होना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए, नियमित व योग्य। एक तो रेगुलर रूप से स्कूल आना होना चाहिए और योग्यता भी होनी चाहिए। तीसरा, शिक्षण व्यवस्था कैसी है, शिक्षण पद्धति, शिक्षण विधियां जो वो पढ़ा रहा है उस शिक्षण विधि कैसी प्रयोग में कर रहा है, उसकी भी देखना पर्यवेक्षण का रूप में होता है। विद्यालय में पर्यवेक्षण करने वाला जो होता है, ये हालांकि आप समझिए थोड़ा सा अपने देसी भाषा में, ये सामान्य रूप में यदि हम समझना चाहें कि पर्यवेक्षण होता क्या है, सर हमें तो डायरेक्ट बताओ स्कूलों में प्रैक्टिकल रूप में कैसे होता है। प्रैक्टिकल रूप में आपको मैं बता दूं कि स्कूल के अंतर्गत, विद्यालय के अंतर्गत ये आंतरिक प्रक्रिया होती है। विद्यालय के अंतर्गत सबसे सुप्रीम पोस्ट होती है, वो होती है प्रधानाध्यापक, या फिर उच्च स्कूल है तो फिर प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक के द्वारा ये समुचित व्यवस्था की जाती है, किसकी, शिक्षण व्यवस्था की, अधिगम की और शिक्षण सहायक सामग्रियों की, उसकी सुधारात्मक जांच की जाती है। सुधार के लिए प्रयास जो किया जाता है वो प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाता है। और समुचित व्यवस्था को देखने का काम कौन करता है, प्रधानाध्यापक करता है। उस देखने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, सुपरविजन कहते हैं। क्योंकि शिक्षा स्कूल व्यवस्था पूरा करना उद्देश्य, जो वित्तीय फंड आता है या फिर जिस शिक्षण के लिए आपका करिकुलम्स डिसाइड होता है, या शिक्षण व्यवस्था के लिए जो ऊपर से निर्देश आते हैं संस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा, डी ऑफिस के ऊपर ऊपर बोर्डों के माध्यम से जो निर्देश दिए जाते हैं, उनकी अनुपालना करवाने का काम जो होता है वो प्रधानाध्यापक का होता है। और प्रधानाध्यापक के पास में टीम होती है शिक्षकों की, और उसके मतलब अन्य सहायक है, कर्मचारी है या विद्यार्थी है, पूरी टीम के माध्यम से वो प्रयास करता है कि वो किस प्रकार से शिक्षण व्यवस्था, अधिगम व्यवस्था, शिक्षण सहायक सामग्री उसमें निरंतर रूप से सुधार करे। तो वो पर्यवेक्षण का काम कौन करता है, पर्यवेक्षण का काम करता है वो प्रधानाध्यापक करता है। ये एक बात समझ में आई आपको। तो इसके अंतर्गत तो उसका उद्देश्य होता है प्रभावी शिक्षण व्यवस्था करना। प्रभावी शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण, अधिगम और शिक्षण सहायक सामग्री, इन सभी की समुचित व्यवस्था करना ही पर्यवेक्षण का काम होता है। तो शिक्षण व्यवस्था बेहतरीन कैसे होगी, शिक्षण व्यवस्था बेहतरीन करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि वहां शिक्षकों की पूर्ति हो, या प्रधानाध्यापक के बाहर भी आए रिपोर्ट देना होता है उसको कि भाई हमारे यहाँ पर शिक्षण व्यवस्था कैसे बेहतरीन करें, शिक्षकों की कमी है, शिक्षक है तो वो नियमित रूप से आ रहा है या योग्य है या नहीं, उसकी व्यवस्था करना। शिक्षण जो कक्षा में जो पढ़ा रहा है क्या वो उचित बच्चों की योग्यता या क्लास, उम्र, आयु के हिसाब से क्या शिक्षण की विधियां जो पढ़ाने में वो प्रॉपर रूप से प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब का पर्यवेक्षण करने का काम क्या होता है, प्रधानाध्यापक का होता है। और वो शिक्षण को बेहतर करने के लिए होता है। दूसरा, अधिगम व्यवस्था को भी देखना। वो अधिगम देखता है कि बच्चों जो क्लास में सब अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, क्या सभी को उचित वातावरण मिल रहा है, क्या बच्चे जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। उसके लिए वो देखता है कि स्कूल्स के अंदर के बच्चे रेगुलर रहते हैं नहीं रहते हैं, या बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही है, ये समस्या आ रही है तो उसका सुधार के रूप में प्रयास करना, ये सब पर्यवेक्षण के रूप में होता है। और शिक्षण सहायक सामग्रियों के रूप में देखता है विद्यालयों के लिए कक्षा भवन की समुचित व्यवस्था है या नहीं, बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था है या नहीं, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था है या नहीं, ये मैदान की अच्छे से व्यवस्था है या नहीं, यदि कोई खेल स्पोर्ट्स है तो उसके लिए समुचित व्यवस्था है या नहीं। उस समस्त प्रयोगों को अच्छे से विकास के रूप में प्रयोग करना, उसके लिए समस्याओं का समाधानात्मक रूप से विकास करना, ये प्रभावी शिक्षण व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है। और प्रभावी शिक्षण व्यवस्था में पर्यवेक्षण समय समय पर उसमें सुधारात्मक जो प्रयास किए जाते हैं, उसी दृष्टिकोण को, उसको ही हम पर्यवेक्षण बोलते हैं। और ये अनौपचारिक रूप से होता है और आंतरिक प्रक्रिया के रूप प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाता है। और यदि छोटे छोटे स्कूल्स है तो कहीं बाहर अन्य बड़ी स्कूल्स के प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ अध्यापकों के द्वारा की जाता है, या उसके अधीनस्थ उपरस्थ जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा पर्यवेक्षण भी कभी कभार किया जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से पर्यवेक्षण का कार्य कौन करता है, प्रधानाध्यापक जो कक्षा विद्यालय का जो नेता होता है उसके माध्यम से किया जाता है। तो समझ रहे हैं आप, तो आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से और समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यवेक्षण का कार्य है। अब हम कार्य की बात करें, ये तो हमें समझ में आया कि पर्यवेक्षण होता क्या है, पर्यवेक्षण का कार्य क्या है। तो ऑप्शन दे रखा है नेतृत्व देना। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कक्षा कक्षा का नेता कौन होता है, कक्षा कक्षा का नेता शिक्षक होता है। नेता का मतलब क्या होता है, नेता वो होता है जो नेतृत्व करे। ये तो सिंपल सी बात हुई सर, नेतृत्व करे, या जिनको
जिनको अनुकरण करे, जिनकी बातों का अनुकरण किया जा सकता है। शिक्षक होता है, शिक्षक की बातों का अनुकरण कौन करता है? विद्यार्थी करते हैं। और विद्यालय का नेता कौन होता है? विद्यालय का नेता होता है, वो होता है प्रधानाध्यापक। विद्यालय का नेता कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। और प्रधानाध्यापक है, उनकी बातों का अनुकरण विद्यार्थी भी करते हैं और उसके सहायक सहयोगी जो शिक्षक है, कर्मचारी है, वो भी करते हैं। तो उनकी बातों का देव तो आपका सर्वेक्षण का काम कौन करता है? पर्यवेक्षण का काम कौन करता है? विद्यालय में प्रधानाध्यापक करता है। तो वो लीडरशिप करता है, सुधार के लिए प्रयास करता है। तो निश्चित रूप से पर्यवेक्षण में जो कार्य होता है वो नेतृत्व देना भी होता है, क्योंकि वो शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई शिक्षक अच्छे से यदि शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं कर रहा है, अच्छे से नियमित रूप से नहीं पढ़ा पा रहा है, अच्छे से अधिगम नहीं कर पा रहा है, या बच्चे नियमित रूप से अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब कुछ सुधारने का प्रयास कौन करता है? पर्यवेक्षण करने का काम कौन करता है? सुपरविजन देखने का काम कौन करता है? प्रधानाध्यापक करता है। तो उसका नेतृत्व कौन करता है? उसका नेतृत्व करता है। तो पर्यवेक्षण का कार्य है नेतृत्व करना, नेतृत्व देना, निर्देशन देना, डायरेक्शन देना। ये भी कार्य किसका है? पर्यवेक्षण के अंतर्गत है। पर्यवेक्षण के अंतर्गत डायरेक्शन देना भी कार्य है, नेतृत्व देना भी कार्य है। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का विकास, शिक्षण अधिगम है, उनकी प्रक्रियाओं का विकास में सहयोग करना, सुधार करने का कार्य पर्यवेक्षण के माध्यम से होता है। तो इसके राइट आंसर्स क्या हो जाएंगे? उपरोक्त तो सभी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर्यवेक्षण में अधीनस्थों के गुणों का पता लगाकर उनके विकास एवं विस्तार हेतु समुचित पर्यावरण सुविधाएं प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, वो कैसा है? वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण, रचनात्मक पर्यवेक्षण। ये बात महत्वपूर्ण है। देखिए, पर्यवेक्षण तो होता है, सुपरविजन तो किया जाता है स्कूल्स के अंतर्गत, जो आपके प्रधानाध्यापक के द्वारा सुपरविजन किया जाता है स्कूल्स के अंतर्गत, कंटिन्यू अनौपचारिक रूप से, लगातार क्रमबद्ध रूप से उसका सुपरविजन दृष्टिकोण के साथ में देखा जाता है कि विद्यालय के विकास के रूप में, प्रभावी शिक्षण व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। लेकिन वो किस प्रकार से करता है, उसके अलग अलग प्रकारों को बांटा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण आता है सबसे पहले, जैसे वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण क्या होता है? वैज्ञानिक पर्यवेक्षण वो होता है, वैज्ञानिक कोई भी चीज वैज्ञानिक कब है? पर्यवेक्षण तो है, लेकिन वो वैज्ञानिक कब है? वैज्ञानिक तब होती है जब वो क्रमबद्ध रूप में हो, कंटिन्यू फॉर्म में हो, क्रमबद्धता हो। क्या हो? क्रमबद्धता हो। दूसरा, प्रमाणिक हो। प्रमाणिक हो, कोई व्यवस्था है वो प्रमाणिक है तब वैज्ञानिक है। वो जांच पड़ताल सिद्ध हो चुकी हो, ऐसी व्यवस्था हो। इसके अलावा वो विश्वसनीय हो। कैसी हो? विश्वसनीयता हो, जिसमें क्या हो? विश्वसनीयता हो, और क्या हो? क्रेडिबिलिटी हो, और उसमें क्या हो? फैक्ट, तथ्य बेस हो, और सर्वमान्य हो। सभी को क्या होना चाहिए? सर्वमान्य ऐसी व्यवस्था हो कि वो व्यवस्था कैसी हो जाए? वो व्यवस्था वैज्ञानिक होती है। ये वैज्ञानिकता के प्रमाण है, वैज्ञानिकता की विशेषता है। तो जो पर्यवेक्षण वैज्ञानिक होता है वो इस प्रकार से प्रमाणिक होता है, विश्वसनीय होता है, सर्वमान्य होता है। सर, स्कूल्स के अंतर्गत वैज्ञानिक पर्यवेक्षण कैसे होता है? स्कूल्स के अंतर्गत होता है कि क्रमबद्ध, प्रमाणिक, विश्वसनीय हो, तो नियमों के आधार पर हो। कोई व्यवस्था कैसी हो? नियमानुसार हो। कुछ नियम बना जाए, उस नियम के अकॉर्डिंग यदि उनका अनुपालन करना हो, सभी के लिए अनिवार्य हो जाए, तो वो पर्यवेक्षण कैसा हो जाएगा? वो पर्यवेक्षण वैज्ञानिक पर्यवेक्षण हो जाएगा। जैसे स्कूल्स के अंतर्गत आप किस विधि का प्रयोग कर रहे हो? तो सबसे पहले मेथड है कि क्लास 5 तक पढ़ाना है आपको, तो सबसे पहले होना चाहिए एक दिन पहले आपको टॉपिक क्लियर आपको पढ़ के आना होता है। कौन सा टॉपिक कल पढ़ाया जाएगा, इसकी सूचना हो। उसकी सूचना आपके डिजिटल फॉर्म में या प्रधान लिखित रूप में दी जाए। फिर दूसरे दिन जिस क्लास को पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, उसकी सूचना प्राप्त रोजाना हर शिक्षक को देनी अनिवार्य कर दी जाए। या फिर जो क्लास के अंतर्गत आया, पढ़ाया, उसके बाद में फिर आपको पहले आपको सूचना दी, फिर जिस चैप्टर को पढ़ाया उसके बाद में उसके क्वेश्चंस आंसर्स करवाए, उसके बाद में उसका रिवीजन करवाया, उसके बाद में उसका टेस्ट लिया गया। ये एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस लिखित रूप में हो और कंटिन्यू फॉर्म में उसका अपडेशन प्रिंसिपल ऑफिस तक जाए। या फिर आपके ऑनलाइन सिस्टम हो, जैसे उपस्थित होना अनिवार्य रूप से शिक्षक को क्या होना है? क्लास के अंदर उपस्थित होना ही है। तो उसकी बायोमेट्रिक क्या की जाए? उपस्थिति दर्ज की जाए। तो सभी के लिए नियम बन गया, सर्वमान्य, इसमें क्रेडिबिलिटी हो, ऐसा सिस्टम बना दिया। तो ये ऐसी यदि पर्यवेक्षण करने की, उसके विकास करने की, शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने की ऐसी समुचित व्यवस्था नियमों के आधार पर हो जाए, तो ऐसी व्यवस्था, पर्यवेक्षण की व्यवस्था को क्या कहा जा सकता है? वैज्ञानिक पर्यवेक्षण कहा जा सकता है। दूसरा दे रखा है निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। अभी हमने कहा था निरीक्षण, कैसी व्यवस्था? निरीक्षण की व्यवस्था हो। इंस्पेक्शनात्मक हो, निरीक्षण का मतलब होता है जांच। निरीक्षण का मतलब क्या होता है? जांच। या फिर समस्या या त्रुटि को ढूंढना, क्या होता है? त्रुटि को देखना
कि किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार से पर्यवेक्षण किया जाए कि उसमें क्या समस्या है, समस्याओं को देखा जाए। पर्यवेक्षण के लिए जरूरी है सुधार करना है, यदि शिक्षण व्यवस्था में सुधार करना है, अधिगम में सुधार करना है, ये सहायक सामग्रियों में यदि सुधार करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसमें समस्याओं को ढूंढा जाए। तो इस प्रकार से पर्यवेक्षण किया जाए कि उसमें समस्याओं को देखा जाए, क्या समस्याएं आ रही है, उस समस्याओं को ढूंढने का यदि प्रयास किया जाए, तो ऐसी पर्यवेक्षण की व्यवस्था को निरीक्षणात्मक व्यवस्था कहते हैं। नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण, नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण वो होता है जिसके अंतर्गत पूरा नियंत्रण के माध्यम से, जैसे कोई नियमों के माध्यम से यदि कोई काम कर रहा है, यदि कोई शिक्षक है, विद्यार्थी है, कोई नियमों के माध्यम से अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छा काम कर रहा है तो उसको क्या करवाया जाए, उसको प्रोत्साहन दिया जाए, इनाम दिया जाए या उसको प्रोत्साहन करवाया जाए। यदि कोई नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा है, अच्छे से नहीं कर रहा है, नियमों का पालन नहीं कर रहा है, अच्छे से नहीं कर रहा है, उसको दंड की व्यवस्था दी जाए। क्या किया जाए, दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जिस व्यवस्था के अंतर्गत, जिस पर्यवेक्षण के अंतर्गत समस्याओं को देखा जाता है, गलतियों को ढूंढा जाता है, गलतियों के साथ में उसको दंडित करने का प्रयास हो, यदि वो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहन करने का, यदि काम को पर्यवेक्षण कराने के लिए, अच्छा काम करवाने के लिए, तो ऐसी पर्यवेक्षण की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण कहा जाता है। और रचनात्मक पर्यवेक्षण क्या कहलाता है, रचनात्मक पर्यवेक्षण होता है कि हर शिक्षक होता है या विद्यार्थी होता है अपना आप में मानवीय होता है, और मानवीय है तो मानव के अंतर्गत यूनिकनेस होती है, मौलिकता होती है, रचनात्मकता होती है। रचनात्मकता का मतलब क्या होता है, रचनात्मकता का मतलब होता है कोई भी चीज मौलिक हो या कोई चीज नवीन हो, या क्या कह सकते हैं उसमें सृजनशीलता हो, सृजनात्मकता हो, क्या हो, सृजनात्मकता हो। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं। मानवीय गुण है, मानव हर व्यक्ति अपना अपना विशिष्ट होता है, उस विशिष्टता के साथ में यदि कोई मतलब शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत अच्छा करे या अधिगम में अच्छा करे या सहायक सामग्रियों में कोई विशिष्टता लाना चाहे, ऐसी पर्यवेक्षण की विधि को क्या कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं। जैसे मानो एक शिक्षक है, शिक्षक कक्षा के किस्म के अंतर्गत हिस्ट्री पढ़ा रहा है, वो कहानियों के माध्यम से, इधर उधर की बातों के माध्यम से बहुत अच्छे से हिस्ट्री को बच्चों को पढ़ा पा रहा है, शिक्षण करवा रहा है, और बच्चे अच्छे से उसको अधिगम कर पा रहे हैं। यदि उसका अच्छे शिक्षण व्यवस्था को अच्छा बनाना है, अच्छा रिजल्ट लेके आना है, तो प्रधानाध्यापक होता है वो उसका क्या करता है, पर्यवेक्षण करता है। और प्रधानाध्यापक आकर देखता है कि वो शिक्षण विधियों का जो नियम है उसके हिसाब से तो वो पालन नहीं कर रहा है, वो उस रोका टोके का काम करेगा तो फिर वो गलत होगा। वो उस शिक्षक यदि समझता है, पर्यवेक्षण उस दृष्टिकोण के साथ में करता है, ये शिक्षक है बहुत अच्छे से बेहतरीन अन्य तरीके से एक नया यूनिकनेस, नवीनता के साथ में कोई सर्जन किया, पढ़ाने का कोई मॉडल निकाला है, अच्छे से कहानियों के माध्यम से वो इतिहास को पढ़ा पा रहा है, तो उसको यदि स्वीकार करता है, उसको सुधारात्मक प्रोत्साहन करता है या सुधारात्मक दृष्टिकोण के साथ में देखता है, तो उसको हम कैसा पर्यवेक्षण कहते हैं, उसे रचनात्मक पर्यवेक्षण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कहें, यदि वो शिक्षक अपने अधीनस्थ जो भी होते हैं शिक्षक होते हैं, यानी उनके गुणों को देखता है, गुणों को बारीकी से साथ में देखता है, और उस गुणों के आधार पर उसे नवीनता या उसे सुधार करने के लिए उसको प्रोत्साहन करता है या उसके विस्तार करता है या उसके लिए व्यवस्था प्रबंधन करता है, तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसे पर्यवेक्षण को क्या कहा जाता है, रचनात्मक पर्यवेक्षण कहा जाता है। तो इसके अलावा और पर्यवेक्षण कौन सा होता है, इसके अलावा और निरोधात्मक पर्यवेक्षण और भी होता है। निरोधात्मक पर्यवेक्षण, निरोधात्मक पर्यवेक्षण वो होता है किसी पर्टिकुलर, किसी समस्या को लेकर, किसी समस्या को लेकर क्या करवाया जाए, समस्या को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर पर्यवेक्षण करा जाए, उसमें सुधार का प्रयास करवाया जाए। जैसे एक विद्यालय के अंतर्गत बहुत अच्छी से एजुकेशन, शिक्षण व्यवस्था अच्छी प्ररूप हो, तो एक शिक्षक आया, शिक्षक के साथ में प्रॉब्लम से ये है कि उसकी आवाज धीरे है, वॉल्यूम्स अच्छे से स्पीड से नहीं बोल पा रहा है, तो प्रधानाध्यापक का काम होता है कि कक्षा के अंदर किस प्रकार से बच्चों के अच्छा शिक्षण व्यवस्था हो सके, तो वो अपनी वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए वो माइक की व्यवस्था कर दे। तो वो कैसे हुई, कुछ समस्या थी, समस्या का सुधार करने के लिए वो प्रधानाध्यापक के द्वारा सुपरविजन इस प्रकार से करवाया गया कि वो उसका निरोधात्मक जो समस्या थी उस समस्या का समाधान हो गया। यदि हो सकता है कोई शिक्षक है वो हाइट में छोटी हाइट है, बच्चों से अच्छे से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, अच्छा प्रभावी तरीके से नहीं पढ़ा पा रहा है उसकी हाइट कम होने की वजह से, तो प्रधानाध्यापक उसकी समस्या समझ में आई, उस समस्या को समाधान के लिए वो कोशिश करता है कि आपके नीचे, आपका नीचे पोडियम लगवा दिया जाए, या तो हाइट ऊपर बढ़ाने के लिए नीचे जिस पर ऊपर खड़ा होकर आराम से बच्चों से पढ़ा सके। तो मतलब कुछ समस्या है, किसी के साथ समस्या है, तो समस्या का समाधान के रूप में पर्यवेक्षण करवाया जाए, तो उसका पर्यवेक्षण को क्या कहा जाता है, निरोधात्मक पर्यवेक्षण कहा जाता है। तो इस प्रकार से पर्यवेक्षण के अलग अलग क्या है, अलग अलग प्रकार है। तो ये क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा, जिस पर्यवेक्षण में अधीनस्थों के गुणों का पता लगाकर उसके विकास विस्तार के लिए समुचित पर्यावरण सुविधाएं प्रोत्साहन करवाया जाए, उच्च ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, ऐसे पर्यवेक्षण को क्या कहा जाता है, ऐसे पर्यवेक्षण को रचनात्मक पर्यवेक्षण कहा जाता है।
ऐसे पर्यवेक्षण को क्या कहा जाता है? रचनात्मक पर्यवेक्षण कहा जाता है। हमने पूरा डिटेल्स में सभी पर्यवेक्षण के बारे में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किसे रीढ़ की हड्डी स्वीकार किया है? रीढ़ की हड्डी किसके लिए? रीढ़ की हड्डी बैकबोन किसे स्वीकार किया है? उन्होंने स्वीकार किया है आपका प्रभावी पर्यवेक्षण को। क्या है? प्रभावी पर्यवेक्षण को रीढ़ की हड्डी का शिक्षण व्यवस्था के सुधार के लिए रीढ़ की हड्डी कहा गया है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पर्यवेक्षण में उचित क्रियाओं के लिए पुरस्कार, अनुचित क्रियाओं के लिए दंड आदि का प्रावधान द्वारा अधीनस्थों की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, अलग अलग प्रकारों के बारे में बताया था, वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में, निरीक्षणात्मक बताया था, नियंत्रणात्मक बताया, रचनात्मक बताया था। तो पुरस्कार, अच्छा काम कर रहा है तो उसको पुरस्कार, जो नियमों का पालन अनुचित काम कर रहा है उसको दंड की व्यवस्था मैंने बताया था नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से। रचनात्मक के अंतर्गत व्यक्ति के गुणों को देखा जाता है और गुणों को, अच्छी मौलिकता के गुणों को देखकर उसके गुणों के आधार पर उसके विकास के लिए, उसके लिए पर्यावरण की व्यवस्था, उस हिसाब से वातावरण की व्यवस्था करवाने का काम होता है रचनात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत। और नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत हमने बात की थी, जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि यदि कोई शिक्षक है या फिर कोई अन्य व्यवस्था है, कार्मिक है, जो यदि उचित काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन करवाया जाता है, और यदि अनुचित काम कर रहा है तो दंड किया जाता है। निरीक्षणात्मक होता है उसकी जांच के माध्यम से त्रुटियां, कमियों को देखना। वैज्ञानिक होता है जिससे नियमों, क्रमबद्धता देखता है, समान नियमों के आधार, बंधे के आधार पर निरीक्षण किया जाए, वो होता है आपका वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण का उद्देश्य है? निरीक्षण का पूछा है, यहाँ शायद होगा, देखते हैं निरीक्षण का उद्देश्य क्या है। निरीक्षण के रूप में मतलब जांच है, जांच का उद्देश्य क्या है? अल्टीमेट उद्देश्य ये होता है कि किसी भी निरीक्षण की यदि किया जाता है, निरीक्षण का उद्देश्य होता है, जांच का उद्देश्य होता है आपके जो संस्था प्रमुख है, संस्था प्रमुख के आपके शैक्षिक कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, शैक्षिक कार्य, शैक्षिक कार्य। दूसरा उसका जो वित्तीय है, वित्त है, वित्तीय जांच, जो वित्तीय पैसे जिस काम के लिए दिए गए उसकी जांच करना। और तीसरा है शैक्षिक कार्य जो है उसकी प्रक्रिया का जांच करना, वित्तीय जांच करना, और संसाधनों का, भौतिक और मानवीय संसाधनों का, भौतिक संसाधनों की जांच करना, भौतिक संसाधनों की उचित प्रयोग हो रहा है या नहीं उसकी जांच करने का उद्देश्य होता है। उसकी जांच का उद्देश्य क्या होता है? निरीक्षण का होता है। जिस फंड को दे रहा है उस फंड का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, शैक्षिक कार्य जिस उद्देश्य के कार्य हो रहा है उसका व्यवस्थित प्रक्रिया पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका होता है। इसका अल्टीमेट उद्देश्य ये होता है, उसका कारण क्या होता है? देखिए, उद्देश्य अध्यापकों के मार्गदर्शन देना। तो ये महत्वपूर्ण है कि शैक्षिक प्रक्रियाओं के माध्यम से यदि कमी है तो उसके लिए क्या करेगा, उसमें कमी दिखी देगी, उसके लिए जरूरी है कि वो शिक्षकों को क्या करेगा, मार्गदर्शन देगा। शिक्षकों को मार्गदर्शन देने का काम कौन करेगा? निरीक्षण के माध्यम से होगा। क्योंकि जब कमी महसूस होगी, समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसका सुधार के लिए मार्गदर्शन करेगा। पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्यों को अवगत कराएगा। पाठ्यक्रम निर्माण होता है तो बच्चों को क्या समस्या आ रही है उस त्रुटियों को जानेगा, किसके माध्यम से? निरीक्षण के माध्यम से। तभी उसको क्या कर पाएगा, वो पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्यों से अवगत कर पाएगा। अधिगम परिस्थितियों का मूल्यांकन करना, जांच करना, ये उपरोक्त सभी है वो तथ्य है निरीक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत समाहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक पर्यवेक्षण की सीमाओं में शामिल नहीं है। लिमिटेशन क्या है? शैक्षिक पर्यवेक्षण की सीमाएं क्या है? प्रैक्टिकल रूप में यदि देखा जाए, क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशन है, उसके बारे में पूछा है। तो यह प्रशासन में तानाशाही प्रभाव को व्याप्त होने से सार्थक सहयोग का अभाव नहीं रहता। देखो, पहले क्वेश्चन क्या, सीमाओं का नहीं है, नहीं पूछा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लिमिटेशन, सीमाएं क्या है? देखो, प्रशासन में तानाशाही प्रभाव व्याप्त होने से सार्थक सहयोग का अभाव नहीं रहता, ये हो गया गलत बात, रहता है। तो देखो, यदि प्रशासन है, पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जा रहा है? जो व्यवस्था है, सबसे ऊपर अधिकारी होता है, जैसे प्रधान अध्यापक होता है, वो तानाशाही रवैया रखेगा, वो अपने हिसाब से रहेगा, सहयोगात्मक भाव से नहीं रहेगा। शिक्षक है, शिक्षक की कमी है तो बाहर जाकर शिक्षक बच्चों के सामने बोल रहा है कि ये आपकी कमी है, ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो, तो फिर वो सहयोगात्मक भाव होगा क्या? शिक्षक उसके साथ में सहयोग करेगा क्या? नहीं करेगा। तो फिर वो एक व्यवस्था होती है, एक कहने का तरीका होता है, एक व्यवस्थित सहयोगात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके, जनतांत्रिक तरीके से यदि वो सुधार के लिए, कमियों को समाधान करने का यदि प्रधानाध्यापक प्रयास करेगा, तब जाकर वो प्रयास होगा। लेकिन वो यदि वो अपने देखता है कि वो मैं ऊपर अधिकारी हूं, वो नीचे है, उस हिसाब से अधीनस्थ के भाव से देखेगा, तो उसमें तानाशाही आएगा कि नहीं, इस प्रकार से होना चाहिए, इससे सार्थक सहयोग का अभाव रहता है।
वो सहयोग नहीं करेगा, फिर तानाशाही रवैया है तो सहयोग नहीं करेगा, ये का अभाव नहीं रहता है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दूसरा कहा सृजनशील नेतृत्व के बिना इस प्रकार के पर्यवेक्षण संभव नहीं है, ये बात वास्तविक है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के लिए सृजनशील पर्यवेक्षण होना चाहिए। सृजनशील का मतलब क्या है, एक लोहे की लकीर लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए, जो बना दिया ऐसा ही नहीं। ये पर्यवेक्षणकर्ता के सामने होना चाहिए कि सामने मानव है, मानवीय रचनात्मकता है, वो कुछ नवीन करना चाहता है, उनको स्वीकार करना चाहिए। ये उसमें क्या सुधार करना चाहता है, शिक्षण व्यवस्था को नए मेथड अपना रहा है तो उसको देखना चाहिए, या फिर कुछ नया सुधार करने का प्रयास करता है, सृजनशीलता है, उसको स्वीकार करते हुए यदि वो समझता है, अच्छे मानवीय गुणों की समझ यदि उसमें है, तो वो फिर क्या कर पाएगा, अच्छा पर्यवेक्षण कर पाएगा। तो ये कहा सृजनशील नेतृत्व के बिना पर्यवेक्षण संभव नहीं, ये बात सही है। यदि व्यक्ति सृजनशील नहीं है तो उसके बिना पर्यवेक्षण संभव नहीं है। हर नया प्रयोग चाहे शिक्षण विधियां ही क्यों ना हो, भौतिक वित्तीय संसाधनों की मांग करती है। निश्चित रूप से कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है स्कूल्स के अंतर्गत, प्रधानाध्यापक के द्वारा स्कूल में कुछ नया नवाचार करना चाहता है, शिक्षक के द्वारा कुछ नया नवाचार करना चाहता है, कुछ नवाचार सहायक सामग्रियों की आवश्यकता है, उस सभी के लिए क्या चाहिए, वित्तीय सामग्री चाहिए। लिमिटेशन है स्कूल्स के अंतर्गत, ये है तो नहीं हो पाता। सृजनशील नेतृत्व का अभाव है स्कूलों के अंतर्गत। प्रधानाध्यापक है वो अपने ड्यूटीज को उस हिसाब से देखता है, शिक्षक को उस हिसाब से देखता है, वो देखता है कि हम यहाँ का प्रधानाध्यापक है तो हम उस हिसाब से ऊपर है, सुप्रीम है, तो हम अपने हिसाब से देखेंगे, उसकी कमियां निकालेंगे, उसको बताएंगे आप ऐसे नहीं कर रहे हो, ऐसे तानाशाही रवैया अपनाएंगे। ये समस्याएं चल रही है। विद्यालय में संसाधनों की कमी रहती है। आप देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में एक एक कमरे के अंतर्गत स्कूलें चल रही है, बिल्डिंग्स नहीं है, बिल्डिंग है तो वहां पर स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो वहां पर बच्चे नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारी विसंगतियां चल रही है, तो संसाधनों की क्या होती है, कमी होती है। तो इसमें शैक्षिक समय और सीमा नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, प्रश्न तानाशाही के प्राप्त व्याप्त होने से सार्थक सहयोग का अभाव रहता है, अभाव नहीं रहता है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखना, क्या कहा है, विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए विशेषता क्या होनी चाहिए शैक्षिक पर्यवेक्षण की। शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता क्या होनी चाहिए, ऑप्शन दे रखा है मैत्रीपूर्ण और प्रजातांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। यदि सुपरविजन कर रहा है, प्रधानाध्यापक स्कूल्स के अंदर देख रहा है, पढ़ाने के तरीकों को देख रहा है, शिक्षण विधियों को देख रहा है, या बच्चों की अधिगम व्यवस्था को देख रहा है, तो उसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, शिक्षक के साथ में सहयोगात्मक व्यवहार होना चाहिए। वो भी सामने टीचर है, वो भी क्वालिफाइड टीचर है, लगा हुआ शिक्षक है, वो हो सकता है कुछ उसमें सुधारात्मक की जरूरत हो, तो उस हिसाब से सहयोगात्मक रूप से अच्छी बातों को बताते हुए, सहयोगात्मक रूप से यदि वो बातों को बताए, मैत्रीपूर्ण तरीके से बताए, तो फिर वो व्यवस्था अच्छा विकास हो सकता है। अल्टीमेट जो उद्देश्य है, जो विकास का, शैक्षणिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में सफल हो जाएगा। तानाशाही रवैया अपनाएगा तो फिर वो नहीं होगा। तो सबसे पर्यवेक्षण के लिए विशेषता है, महत्वपूर्ण है कि प्रजातांत्रिक होना चाहिए, मैत्रिक पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। औपचारिक मात्र, ये गलत हो जाएगा, औपचारिक नहीं होता है। औपचारिक नियमों के हिसाब से मैं सुप्रीम हूँ, नियमों के हिसाब से वो सुपरविजन कर रहा है तो नहीं। औपचारिक सुपरविजन होता है वो अनौपचारिक रूप से होता है, एक सामान्य प्रक्रिया है, विद्यालय के अंदर जांच करना, देखते हैं, आप जानते हैं, ये प्रधानाध्यापक देखता है चारों व्यवस्था किस प्रकार से, अनौपचारिक मात्र तरीका के माध्यम से होता है। शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया में सुधार लाना, ये व्यवस्था निश्चित रूप से होता है। शिक्षक शिक्षण व्यवस्था में सुधार करना, अधिगम में सुधार करना, बिल्डिंग्स है उसके चारों ओर विद्यालय को अच्छा बनाना, उसमें सुधार करना, ये शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता होती है। संपूर्ण शैक्षणिक संरचना का विकास करना, संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत आप तो सब आ जाते हैं, शिक्षक आ जाता है, शिक्षार्थी आ जाते हैं, अधिगम व्यवस्था आ जाती है, शिक्षण बिल्डिंग्स आ जाती है, उसमें वित्तीय प्रबंधन है, उसका पूरा मैनेजमेंट अच्छे से हो, वो व्यवस्था पूरी आ जाती है। तो पूरी संरचना है, उसके विकास के लिए भी क्या जरूरी है, शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता के रूप में आता है। तो नहीं है तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, औपचारिक मात्रता नहीं है, और औपचारिक मात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक शैक्षिक पर्यवेक्षण की मुख्य विशेषताओं में है। आधुनिक शैक्षणिक विशेषताओं में क्या है, ये सेम विशेषता पूछा है। पर्यवेक्षण में परस्पर उचित मानवीय संबंध आवश्यक होते हैं। निश्चित रूप से मैंने अभी यही बात कहा है, मानवीय संबंध होना चाहिए। देखो सबसे महत्वपूर्ण है पर्यवेक्षण के लिए, पर्यवेक्षण के लिए दो प्रकार से होता है। एक तो होता है आंतरिक पर्यवेक्षण, जिस प्रधानाध्यापक के द्वारा माध्यम से वो देखा जाता है कि किस विषय में क्या कैसे शिक्षण विधि का उपयोग कर रहा है। दूसरा एक तरीका होता है विषय विशेषज्ञों के माध्यम से। जैसे प्रधानाध्यापक तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सभी विषयों का जानकार हो।
विषय का जानकार नहीं है, तो उस विषय विशेषज्ञता वाले किसी फैकल्टी को बुलाकर देखा जाता है कि क्या वो पढ़ा रहा है वो सही है या नहीं, उसकी जांच या उसका परीक्षण, उसमें क्या सुधार किया हो सकता है, उसके लिए वो रिपोर्ट मांग सकता है या उसमें उपाय मांग सकता है। तो ये दो उस तरीके के माध्यम से होता है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उसके लिए जरूरी है कि जो सुपरविजन कर रहा है, जो पर्यवेक्षक कर रहा है, पर्यवेक्षण के लिए गुण महत्वपूर्ण है, वो उसमें मानवीय गुण होना जरूरी है, सृजनशील होना जरूरी है और विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। जो जानता है उसे पर्यवेक्षण कर रही है, उसको जानकारी भी होनी चाहिए। जिस विषय के बारे में जांच कर रहा है या उसका सुधार के लिए कुछ उपाय बता रहा है या उसको सुधार कर रहा है, उसके बारे में उसकी जानकारी भी होना चाहिए। तकनीशियन टेक्निकल जो नॉलेज है वो भी जरूरी होता है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये पर्यवेक्षण परस्पर उचित मानवीय संबंध आवश्यक है। तो जो जिसका प्रधानाध्यापक नेतृत्व कर रहा है, पर्यवेक्षण कर रहा है, उसके लिए वो मानवीय संबंध, शिक्षकों के साथ में जो मानवपूर्ण व्यवहार है वो व्यवहार होना आवश्यक है। ये वैज्ञानिक है, निश्चित रूप से वैज्ञानिक है। पर्यवेक्षण विधि एक क्रमबद्ध नियम के हिसाब से होती है, तो ये भी वैज्ञानिक भी है। ये नियमित प्रगति के लिए क्रियात्मक अनुसंधान अनवरत आवश्यक है, कंटिन्यू फॉर्म में क्रियात्मक रूप में होता है, लगातार रिसर्च की आवश्यकता होती है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये सभी कथन है, डी ऑप्शन दे रखा है, सभी कथन महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं नहीं है, इसके माध्यम से विशेषताओं के बारे में हमने अच्छे से देखा, पर्यवेक्षण के बारे में कौन सी विशेषता नहीं है उसके माध्यम से हम देखेंगे। इससे क्या होता है, टॉपिक पूरा एकदम क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट जो सिलेबस टॉपिक दे रखा है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सर्वमान्य शैक्षिक विकास के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं। सर्वमान्य वैज्ञानिक है, सर्वमान्य होगा, शैक्षिक विकास के आधार प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक परीक्षण के बारे में पूछा है, देखिए मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिक पर्यवेक्षण क्या होता है। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण मैंने बताया था, सर्वमान्य होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए, समयबद्धता के साथ में होना चाहिए और सर्वकालिक होना चाहिए। इस प्रकार की जो विशेषता होता है वैज्ञानिकता की होती है। तो वैज्ञानिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है, सर्वमान्य होना चाहिए, शैक्षिक का आधार प्रस्तुत करता है, निश्चित रूप से करता है, ये वैज्ञानिक पर्यवेक्षण की विशेषता है। निष्कर्ष विश्वसनीय होने चाहिए, मैंने कहा था विश्वसनीय होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, दोनों परिभाषाएं आ रही है, अंत सभी पर मान्य होते हैं, सभी के लिए फॉलो करें। अविश्वास की स्थिति में प्रक्रिया पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, ये गलत हो गया। जब अविश्वास है स्थिति के अंतर्गत तो पुनः व्यवस्था बार बार, मैंने कहा प्रमाणिक होना चाहिए। यहाँ किसका भाव है, यदि पुनरावृत्ति के नहीं की जाएगी तो प्रमाणिकता का भाव होगा। किसका भाव होगा, प्रमाणिकता। यदि प्रमाणिकता नहीं है तो वैज्ञानिक नहीं है, तो ये विशेषता नहीं होगी। विश्वसनीय विधियों का प्रयोग होना चाहिए, एक क्रमबद्ध विधि मेथड्स का प्रयोग होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शंस, क्योंकि ये नहीं पूछा है। बाकी सभी विशेषताएं वैज्ञानिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं है। आपको यदि बहुत अच्छे से यदि समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आनंद आ रहा होगा कि क्वेश्चनों को हल करते हुए, यदि आपको कंसेप्ट समझ पा रहे हैं बहुत बेहतरीन। यदि कंसेप्ट को समझे कैसे भी क्वेश्चंस करने में आप समर्थशाली हो जाएंगे। विद्यालय पर्यवेक्षण के उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है, या क्या पूछा है, नहीं पूछा है। इसका विद्यालय पर्यवेक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत क्या उद्देश्य हो सकते हैं पर्यवेक्षण के, उसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए कौन कौन से उद्देश्य हैं। शिक्षकों और छात्रों की समस्याओं के निकट परिचय प्राप्त करना, निश्चित रूप से होता है। शिक्षकों की क्या समस्या है, शिक्षण व्यवस्था, छात्रों की क्या समस्या है तो अधिगम में क्या समस्या है, उसको समस्या का समाधान करना, यही तो पर्यवेक्षण का काम है। तो इसके निश्चित रूप से ये उद्देश्य होता है। छात्रों की समस्याओं को निदान और उपाय के प्रयासों नहीं करना, ये गलत हो गया। करना है, उपाय करना है। केवल जांच करने का मतलब यह है, पर्यवेक्षण करना का मतलब है उसकी समस्या को समझना और उसका निदान भी करना, यह भी होता है। मानवीय संबंधों में परस्पर विश्वास उत्पन्न करना, निश्चित रूप से पर्यवेक्षण का मतलब ये होता है मानवीय संबंधों में विश्वास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ जांच कर रहा है ऊपर बैठा है, इस टाइप से नहीं। मानवीय संबंधों परस्पर उत्पन्न करना। विद्यालय समुदाय राष्ट्र के प्रति शिक्षक स्वयं की भूमिका के प्रति सचेत करना, शिक्षक को बार बार समझाना, खुद का आभास करना कि जो वो कार्य कर रहा है वो राष्ट्र के लिए, उसके विद्यार्थियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसके प्रति सचेत करना, ये सब कुछ जिम्मेदारी होती है। कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है, शामिल बी है, वो नहीं है, क्योंकि निदान उपाय करने का प्रयास करना उद्देश्य है। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब आया इंस्पेक्शन। मैंने कहा था आपको कि आपके सुपरविजन और इंस्पेक्शन दो है, तो निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है, इंस्पेक्शन का शाब्दिक अर्थ है जांच करना। क्या करना, जांच करना। ये जो है आपने अभी देखा था सुपरविजन, पर्यवेक्षण का अर्थ आपने देखा, सुपरविजन का अर्थ होता है पर्यवेक्षण करना और इंस्पेक्शन का अर्थ होता है जांच करना, निरीक्षण का अर्थ होता है जांच करना। दोनों में अंतर की यदि मैं बात करूं कि दोनों वर्ड दे रखे हैं, लगभग समानांतर रूप में प्रयोग किया जाता है। एक होता है पर्यवेक्षण, ये क्या है, पर्यवेक्षण,
और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा है निरीक्षण। दूसरा क्या है? निरीक्षण। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा सा लगभग लगभग सामान्य प्रक्रिया लगती है, क्योंकि दोनों में माध्यम में ही इस प्रकार की व्यवस्था है, दोनों समान रूप से प्रस्तुत होते हैं। जैसे विद्यालय के अंतर्गत प्रधानाध्यापक होता है, वो निरीक्षण भी करता है और पर्यवेक्षण भी करता है, दोनों समान ही रोल है। वो दोनों की जांच करना, दोनों में, इसमें भी जांच ही होती है, इसमें भी जांच ही होती है, लेकिन अंतर क्या होता है उसको समझना। कई बार परीक्षार्थी इस बात को समझ नहीं पाते, निरीक्षण और पर्यवेक्षण में अंतर क्या होता है, इसको ध्यान से। ये पर्यवेक्षण होता है, ये सुधारात्मक होता है। पर्यवेक्षण क्या होता है? सुधारात्मक होता है। मतलब क्या है? इसके अंतर्गत जांच तो की जाती है, समस्याओं को देखा तो जाता है, लेकिन उसमें सुधार क्या होगा उसको भी साथ में ध्यान में रखा जाता है। निरीक्षण के अंतर्गत क्या होता है? कमी को देखा जाता है, कमी या त्रुटि को देखा जाता है। दोनों जरूरी होता है। त्रुटि क्या है, कमी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, उसको ढूंढने का काम होता है जांच के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से। और पर्यवेक्षण में कमी को देखा जाता है, इसके साथ में सुधारात्मक भी किया जाता है। निरीक्षण जो होता है वो औपचारिक रूप से होता है, औपचारिक रूप से होता है। औपचारिक रूप से मतलब क्या है? क्रमबद्ध रूप से, एक नियमों के माध्यम से होता है। एक विद्यालय है, विद्यालय के अंदर दो तरीके से निरीक्षण होता है, एक होता है आंतरिक निरीक्षण, एक होता है बाह्य निरीक्षण। आंतरिक निरीक्षण प्रधानाध्यापक के द्वारा होता है। कई बार जांच की जाती है कि क्या एक शिक्षक है, शिक्षक सही तरीके से पढ़ा पा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, या शिक्षक है वो अनुशासित है या नहीं, या कंटिन्यू फॉर्म में स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा है, या क्लास में चला तो गया है लेकिन मोबाइल फोन तो यूज नहीं कर रहा है, उसकी जांच करना निरीक्षण का, वो निरीक्षण का काम होता है। और पर्यवेक्षण का रूप में होता है, यदि वो पढ़ा रहा है, अच्छे से पढ़ा भी रहा है, लेकिन बच्चों को अच्छे से अधिगम नहीं हो पा रहा है, अच्छे से सीख नहीं रहे हैं, तो वो जांच करता है कि क्या वो पढ़ाने में शिक्षण विधि सही है या नहीं, या फिर बच्चे शिक्षक पढ़ा तो रहा है लेकिन विद्यार्थी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया, क्या बच्चे सभी विद्यार्थी उपस्थित रहते हैं या नहीं रहते, उपस्थिति कम तो नहीं है। वो सब कुछ सुधारात्मक रूप में होता है, तो वो पर्यवेक्षण के रूप में होता है। निरीक्षण के रूप में होता है तो वो एक तरीका होता है बाह्य निरीक्षण के माध्यम से। बाह्य निरीक्षण के औचक निर्णय होते हैं, कई बार डीओ ऑफिस से कोई स्कूल के अंतर्गत आगे देखते हैं कि क्या स्कूल से टीचर आए हुए हैं या नहीं आ रहे, इसके टीचर आए हुए हैं तो क्या वो व्यवस्थित रूप से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। मैं केवल पढ़ाने की प्रक्रिया पर फोकस कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में जो निरीक्षण देखा जाता है वो वित्तीय संसाधनों पर ज्यादा प्रभावी होते हैं। वित्तीय संसाधन, जो सरकार का फंड आया है, क्या वो फंड स्कूल्स के अंदर उसके लिए लागू हो रहा है कि नहीं कर रहा है, खर्च कहीं और तो नहीं हो रहा। जैसे स्कूलों के अंतर्गत अभी बहुत सारी संस्था प्रक्रियाएं चलती है, स्कूल्स के अंतर्गत बच्चों के ड्रेस के नाम पे पैसे आते हैं, स्कूल्स के अंतर्गत गरीबों बच्चों के लिए खाने के लिए, पोशाक के लिए पैसे आते हैं, दूध के लिए पैसे आते हैं, वो सब पैसे का मैनेजमेंट या प्रधानाध्यापक के माध्यम से होता है, शिक्षकों को प्रक्रिया के द्वारा करवाया जाता है। तो बाहर से डीओ ऑफिस से या बाई कई संस्था के माध्यम से जांच करने के लिए कई टीम आती है कि क्या जो पैसे दूध के लिए दिए, क्या बच्चों को दूध मिल रहा है, क्या बच्चों को पोषाहार मिल रहा है, या पोषाहार मिल रहा है तो वो क्या उचित क्वालिटी में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये सब कुछ जांच है ना, वो निरीक्षण के अंतर्गत आता है। समझ रहे? शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार से पढ़ा रहा है, किस प्रकार से नहीं पढ़ा रहा है, उसका ज्यादा निरीक्षण नहीं होता है, हमारे यहाँ पर नहीं होता, हालांकि उसमें होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो पर्यवेक्षण है वो इसमें नहीं होता। पर्यवेक्षण होता है वो सुधारात्मक, स्कूल मेथड, अधिगम व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, स्कूल बिल्डिंग्स के मेथड, उसके अंतर्गत ज्यादा भूमिका पर्यवेक्षण की होती है। वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत ज्यादा भूमिका निरीक्षण की होती है। प्रैक्टिकल एग्जाम बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ। बाकी निरीक्षण का मतलब होता है उसमें कमियां औपचारिक रूप से निकालना, इस प्रकार की व्यवस्था होती है। पर्यवेक्षण होता है वो नेतृत्वशील होता है, वो कमियों को सुधार करने का प्रयास करता है, नेतृत्व प्रदान करता है, मार्गदर्शन का काम करता है। और ये क्या होता है, ये व्यापक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? ये व्यापक अवधारणा है और ये संकीर्ण अवधारणा है। ये इसमें केवल क्या काम होता है, औचक रूप से आता है, इसमें रिपोर्ट बनती है, प्रतिवेदन बनता है, प्रतिवेदन बनता है, इसमें प्रतिवेदन नहीं बनता है, रिपोर्ट के माध्यम से होता है। केवल आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखा जाता है, कमियां निकाली जाती है कि क्या कमी है, आलोचनात्मक ज्यादा है, आलोचनात्मक ज्यादा, और कमियों को देखा जाता है कि क्या कमी है, आया उसमें क्या क्या फाइल्स मंगवाएगा, आया औचक निर्णय किया कि ये कमी है, इसमें कमी में सुधार है या नहीं, सुधार की बातें कम करता है। वो केवल देखता है कि आपने क्या काम किया या सही तरीके से काम किया, नियमों के हिसाब से आपने किया या नहीं किया। वो सबको व्यवस्था देखने का काम कौन होता है? निरीक्षण के माध्यम से होता है। तो आप काफी कुछ थोड़ा समझ गए होंगे कि हम निरीक्षण के माध्यम क्या होता है और क्या होता है। निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जांच करना, परीक्षा लेना, पढ़ाना या उचित निर्देशन देना। तो इसका अर्थ होता है जांच करना। निरीक्षण का मतलब क्या होता है? जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यवेक्षक तथा निरीक्षक के रूप में प्रधानाचार्य का कौन सा कार्य नहीं है? पर्यवेक्षक और निर्देशक के रूप में कार्य नहीं है। मैंने अभी बताया था आपको, प्रधानाध्यापक का दोहरा रोल होता है।
एक निरीक्षक के रूप में भी होता है और पर्यवेक्षक के रूप में भी होता है। तो स्कूल्स में घटित की जाने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं का निरीक्षण करना निश्चित रूप से होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी है, करिकुलम्स के डिसाइड होते हैं, करिकुलम्स के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है उसकी जांच करना, निरीक्षण करना या उसका पर्यवेक्षण करना, दोनों काम होते हैं इसका। इसका प्रधानाध्यापक का स्कूल के भौतिक तत्वों का निरीक्षण करना निश्चित रूप से बिल्डिंग्स के बारे में देखता है। स्कूल आता है तो स्कूल के चारों ओर घूम के देखता है कि यह बिल्डिंग सही बनी हुई है नहीं है, बिल्डिंग्स में कहीं वसा हो गई, कोई बहाव क्षेत्र आ गया, कहीं बिल्डिंग ढह तो नहीं रही है, बच्चों के लिए रिस्क तो नहीं है। बच्चे कई बार हो सकता है कि बारिश हो, पुरानी बिल्डिंग से गिर जाए, तो बच्चे शिक्षक प्रधानाध्यापक की ड्यूटी होती है उसका निरीक्षण करवाया जाए, उसको देखा जाए उसकी व्यवस्था सही है या नहीं है, कहीं पूरे मैदान की व्यवस्था सही है नहीं है, पूरा भौतिक संसाधनों की व्यवस्था निरीक्षण करना भी प्रधानाध्यापक का योगदान होता है। दूसरा, शिक्षकों को हस्तांतरण नीति का अवलोकन करना, ट्रांसफर, शिक्षकों को ट्रांसफर करना प्रधानाध्यापक का योगदान नहीं होता है। कोई टीचर को ट्रांसफर करना है, यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है, उसकी नीति किस प्रकार से, वो सरकार का काम होता है, वो काम प्रधानाध्यापक का नहीं होता है। तो ये काम तो नहीं है, बाकी वाला दोनों काम है। शिक्षण कार्यों में अपनाई जाने वाली विधियों, प्रविधियों, सहायक सामग्री निरीक्षण करना निश्चित रूप से पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है। निरीक्षण के अंतर्गत देखना है कि शिक्षक जिस बच्चों के लिए जरूरत के हिसाब से शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या नियमित रूप से क्लास ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसकी विधि प्रविधियां किस प्रकार से, सहायक सामग्रियों का प्रयोग है, ये सब कुछ मेथड होते हैं। ये सब कुछ क्या करता है, एक प्रधानाचार्य का योगदान भूमिका होती है। इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। एमसीक्यू के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर आया जाए जिससे आपका टॉपिक जो सिलेबस में दे रखा है वो पूरी तरह से कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाए। तीसरा, हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सिलेबस के टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। बीच में थोड़ा सा हमारे लेट हुआ है क्लास को, लेकिन हम एग्जाम से पहले पहले हम पूरा कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हम करवाने वाले हैं और एमसीक्यू के माध्यम से हल करवाना है। और जिनका पेपर सेकंड पेपर ज्योग्राफी है उनकी नियमित क्लासें इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रही है, लेकिन कुछ दिनों से थोड़ा सा बीच में लेट जरूर हुआ है, लेकिन अभी कोशिश की जाएगी कंटिन्यू फॉर्म में आपकी क्लास रहे। तो अभी तक यदि आपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य परीक्षार्थी साथियों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा कथन सत्य है, इसमें सैडलर कमीशन 1917, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, हंटर कमीशन 1882, वुड डिस्पैच 1854। ये क्वेश्चन यहाँ क्यों आया है, ये इसलिए आया है कि जो निरीक्षण है, जो पर्यवेक्षण है, निरीक्षण के अंतर्गत ये कमीशंस आए हैं, उस एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत ये सिस्टम में निरीक्षण करने का, प्रक्रिया को प्रारंभ करने का, इस सभी आयोग के अंतर्गत इसमें आपके बात की गई थी। तो सबसे पहले निरीक्षण की यदि बात की गई तो भारत में वुड डिस्पैच आयोग 1854 के अंतर्गत आया था, उसके अंदर बात की थी। उसके बाद में आपका सैडलर आयोग है, नहीं सॉरी, हंटर कमीशन आया था 1882 के अंतर्गत। आपको ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। वुड डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 1882, सैडलर कमीशन 1917 के अंतर्गत आया, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 और 53। ये डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आप पता है डीएल मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, इसकी अध्यक्षता के अंदर आया था ये मुदालियर आयोग भी कहता था माध्यमिक शिक्षा आयोग को, मुदालियर आयोग के रूप में डॉक्टर लक्ष्मण सिंह की अध्यक्षता की थी, इसलिए। तो ये कथन आपके सभी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण की त्रुटि है, समस्या क्या है, त्रुटि क्या है, गलती क्या है, उसके बारे में पूछा है। इन्होंने कहा है कि पर्यवेक्षण की, तो प्रैक्टिकल रूप में पर्यवेक्षण और निरीक्षण वर्तमान में जिस रूप में होता है उसमें क्या समस्या है, त्रुटि क्या है, उसके बारे में पूछा है। तो क्या पूछा है, आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, वर्तमान पद्धति में पर्यवेक्षण की स्थिति एक सहयोगी नेता के रूप में न होकर एक अधिनायक जैसी हो गई है। ये बात सही है, एकदम सही बात है कि जो वर्तमान के अंतर्गत जो पर्यवेक्षण होता है, प्रधानाध्यापक होता है, वो एक सहयोगी के रूप में नहीं होता। सहयोगी नेता होता है, लीडर होता है, कि उपरस्थ अधिकारी है, अधीनस्थ अधिकारी है, अधीनस्थ कार्मिक है, जैसे शिक्षक है, प्रधानाध्यापक ऊपर होता है। तो वो एक सहयोगी के रूप में ना होकर एक अधिनायक के रूप में होता है कि मैं तो यहाँ का प्रधानाचार्य हूँ, आप शिक्षक हो, उसके तानाशाही प्रवृत्ति का हो गया है। ये समस्या है, निश्चित रूप से समस्या है। पर्यवेक्षकों का दृष्टिकोण रचनात्मक न होकर ध्वंसात्मक है, सही बात है। एक प्रधानाध्यापक होता है, उसका योगदान होता है कि
शिक्षण व्यवस्था, अधिगम व्यवस्था, शिक्षण प्रभावी शिक्षण व्यवस्था और अधिक अच्छे से विकास हो। ये रचनात्मकता को दृष्टिकोण के साथ होनी चाहिए। लेकिन ये क्या हो जाती है, विध्वंसात्मक हो जाती है। तो ध्वंसात्मक कब हो जाती है, जब शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत जो शिक्षक कर्मचारी है, प्रधानाचार्य और शिक्षक आपस में ही मनमुटाव की स्थिति चल रही है, आपस में ही झगड़ रहे हैं, किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं, ईगो हर्ट्स कर रहा है आपस में एक दूसरे का, तो फिर वो व्यवस्था की आप किस प्रकार से देख रहे हो, वो सहयोग नहीं कर रहा है व्यवस्थाओं बनाने में के रूप में। तो ये पर्यवेक्षण की व्यवस्था है जो बनाई गई है, वो रचनात्मक न होकर ध्वंसात्मक हो रही है, प्रैक्टिकल रूप में ये बात कर रहा है। पर्यवेक्षकों के उचित प्रशिक्षण का अभाव है, निश्चित रूप से ये भी है। पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक बन तो गए हैं, प्रिंसिपल बन चुके हैं, प्रधानाध्यापक बन गए, प्रमोशन के माध्यम से बन गए, लेकिन उनको वास्तव में पता ही नहीं है पर्यवेक्षण का मतलब क्या है। पर्यवेक्षण का मतलब प्रभावी तरीके से कैसे काम करवाना है। जो शिक्षक है उनका सबका सहयोगात्मक रूप से लेकर अच्छी व्यवस्था को किस प्रकार से निर्माण करना है, उसका अच्छे से प्रशिक्षण नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं है, मानवीय काम करवाने का, मैनेजमेंट करने का उसको पास में प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं है, उसका अभाव पाया जाता है। ये बात भी वास्तविक सत्य है। प्रैक्टिकल रूप में व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ में हम बना तो दिया, सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए, क्या ये व्यवहारिक रूप में सफल हो रही है नहीं हो रही है, क्या व्यवहारिक रूप में कोई समस्या तो नहीं है। तो ये निश्चित रूप से ये तीनों है, व्यवहारिक रूप से ये समस्या है, त्रुटियां हैं, उपरोक्त में से तीनों कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विद्यालय निरीक्षण की विशेषता है। विशेषता कौन सी है, विद्यालय का निरीक्षण की विशेषता क्या है। निरीक्षण का उद्देश्य विद्यालय व्यवस्था तथा कार्य संचालन की जांच करना है। निश्चित रूप से विद्यालय की व्यवस्था है उसकी जांच करना है। प्रधानाध्यापक देखता है, स्कूल में आता है तब देखता है ये कौन सा शिक्षक टाइम पर क्लास लेता है नहीं लेता है, लेट तो नहीं लेता है, बैठा तो नहीं रहता है। इसके अलावा बाह्य यदि निरीक्षण होता है तो विद्यालय के अंतर्गत देखता है कि विद्यालय उपस्थित है, बाहर कक्षा के टाइम बाहर घूम तो नहीं रहे हैं, प्रधानाध्यापक क्या कर रहा है, प्रधानाध्यापक खुद क्या कर रहा है, शिक्षक क्या कर रहे हैं, कहीं शिक्षक बाहर गप्पे लगा रहे हैं, सब बच्चे कहीं और जा रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस सब का निरीक्षण की जांच करना, कार्य संचालन व्यवस्थित नियमों के हिसाब से हो रहा है नहीं उसकी जांच करना विद्यालय के निरीक्षण का काम होता है। विशेषता निश्चित रूप से विद्यालय निरीक्षण औपचारिक समयबद्ध प्रक्रिया है। निश्चित रूप से औपचारिक प्रक्रिया है, ये व्यवस्थित प्रक्रिया, कंटिन्यू बार समय समय के साथ में निरीक्षण किया जाता है, व्यवस्था होनी चाहिए, होती है। निरीक्षण परामर्श, सुझाव, नेतृत्व कम महत्व दिया जाता है, आलोचना पर विशेष बल दिया जाता है। निश्चित रूप से ये लाइन आपको लग सकती है कि निरीक्षण में आलोचना पर ही बल दिया जाता है, समस्याओं को ही देखा जाता है, वो सुझाव वगैरह कुछ नहीं, परामर्श सुझाव है वो निरीक्षण पर्यवेक्षण में होता है, लेकिन निरीक्षण के माध्यम से सुझाव नेतृत्व कम हो का महत्व दिया जाता है और आलोचना का महत्व ज्यादा दिया जाता है। निश्चित रूप से आपका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि पर्यवेक्षण के अंतर्गत मार्गदर्शन का, सुझाव का, नेतृत्व का अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन निरीक्षण के अंतर्गत आलोचना पर ही विशेष बल दिया जाता है। मैंने आपको डिटेल्स में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। निरीक्षण की परिभाषा क्या है, यह निरीक्षण की परिभाषा के रूप में आता है, यदि कोई स्कूल के अंदर वरिष्ठ अध्यापक है या प्रधानाध्यापक है उसके माध्यम से ही मूल्यांकन किया जाता है, उसको निरीक्षण कहा जाता है। यह परिभाषा है आपके डॉक्टर मुखर्जी महोदय ने दी थी। किसने दी थी, मुखर्जी महोदय ने दी थी। ये आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण की प्रकृति है, उसका नेचर कैसा है। तो निरीक्षण कार्य शिक्षकों की आलोचना करना है, निरीक्षण का स्वरूप संकुचित होता है, निरीक्षण में नेतृत्व का अभाव होता है। उपरोक्त कथन में सही है, बताइए। निश्चित रूप से सभी कथन सही है। निरीक्षण में कार्य शिक्षकों की आलोचना, आलोचना का इन द सेंस क्या है, कमियां निकालना, क्या समस्या है, त्रुटि को निकालना होता है। निरीक्षण का मतलब ही त्रुटि को निकालना होता है, समस्या को निकालना होता है। निरीक्षण का स्वरूप संकुचित मानसिकता, संकुचित मतलब केवल कमियों को फोकस करता है, सुधार पे फोकस नहीं करता है, उसके निर्देशन पर फोकस, निर्देश नहीं देता है। तो नेतृत्व का भाव, लीडरशिप क्वालिटी नहीं, लीडरशिप तो सुधार, पर्यवेक्षण में लीडरशिप क्वालिटी होती है, पर्यवेक्षण में व्यापक स्वरूप होता है, पर्यवेक्षण में समालोचना, आलोचना के साथ समालोचना सुधार का भाव होता है, निरीक्षण में सभी का अभाव होता है। तो ये निरीक्षण की प्रकृति होती है। तो उपरोक्त कथन में से सभी कथन क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आपने देखा निरीक्षण, इंस्पेक्शन क्या होता है, आपने देखा सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन, पर्यवेक्षण और निरीक्षण में अंतर क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दोनों की अलग अलग क्या क्या विशेषताएं हैं और इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो समस्त हमने अच्छे से देखा है। टाइम हो चुका है, लेकिन 2 मिनट में आप थोड़ा सा हल्का रिवीजन करवा दूं। पर्यवेक्षण और निरीक्षण लगातार समानांतर शब्द ही स्कूल्स के अंतर्गत प्रतिबिंबित होते हैं, लेकिन पर्यवेक्षण क्या होता है, पर्यवेक्षण अनौपचारिक रूप से
इस विद्यालय की आंतरिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से प्रधानाध्यापक संस्था का जो हेड होता है, प्रधानाध्यापक होता है, वो उसके माध्यम से शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए उसकी सभी प्रक्रियाओं पर, चाहे शिक्षण व्यवस्था हो, चाहे अधिगम हो, चाहे शिक्षक की सहायक सामग्रियां हो, पूरे प्रोसेस को अच्छे से सुधारात्मक दृष्टिकोण के साथ में वो देखता है, सुधार के विकास के दृष्टिकोण के साथ में व्यवस्थाओं को, चीजों की जांच करता है और उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। शिक्षक अपने सहायक टीम होती है उसमें सुधार करने का प्रयास करता है, उसको हम पर्यवेक्षण बोलते हैं। और निरीक्षण होता है कि किस क्षेत्र में कुछ कमी है, उस कमी की जांच करना, उस कमी की त्रुटि निकालना, उसकी समस्याओं को निकालना, उस वो काम होता है निरीक्षण का। और निरीक्षण भी विद्यालय में आंतरिक निरीक्षण और बाह्य निरीक्षण होता है। आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के द्वारा निरीक्षण, विद्यालय के जो सहायक कर्मचारी है उनका निरीक्षण किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। और बाह्य निरीक्षण के माध्यम से संस्था के अन्य सदस्यों, संस्था हेड के माध्यम से या फिर डीओ ऑफिस से बाह्य लोग आकर उसका जांच की जाती है। प्रैक्टिकल रूप में वित्तीय संसाधनों की बहुत अच्छे से जांच की जाती है कि जो पैसे का फंड दिया जा रहा है, जो शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, क्या वो अपने नियमों का, व्यवस्था का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, या वित्त फंड जो आपको अलॉट किया जा रहा है, जिस काम के लिए जा रहा है, क्या उस काम के लिए पैसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, या उसमें कोई गबन तो नहीं है, उसकी वित्तीय जांच करने के लिए निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। ये दोनों बात समझ गए आप। निरीक्षण संकीर्ण है, संकीर्णता को लिए हुए है, आलोचनात्मक है, समस्याओं को, त्रुटियों को निकालने के लिए है। लेकिन पर्यवेक्षण है जो व्यापक है, वो सुधारात्मक है, वो नेतृत्व विकसित करता है, निर्देशन करता है, नेतृत्व डेवलपमेंट करता है और अधिक विकासात्मक को फोकस होता है। इस प्रकार से आपका इंस्पेक्शन और सुपरविजन बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपके सिलेबस के अंतर्गत तीसरा टॉपिक दे रखा है, उससे पहले एजुकेशन मैनेजमेंट, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में अच्छे से पढ़ा। शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशनल सुपरविजन और एजुकेशनल इंस्पेक्शन के बारे में भी आज की क्लास के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम नेक्स्ट जो संस्थागत नियोजन है, संस्था नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका एजुकेशन मैनेजमेंट का, उस टॉपिक के बारे में एमसीक्यू के माध्यम से कंसेप्ट का अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो अभी तक यदि आप इस क्लास के साथ में जुड़े हुए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ सुझाव हो तो कमेंट कीजिए तथा अन्य परीक्षार्थी साथियों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। हम नियमित रूप से कोशिश करेंगे और अच्छी क्वालिटी के साथ में हम आपकी क्लासें प्रोवाइड करवाने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा जिनका सेकेंड पेपर ज्योग्राफी है वो भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम ज्योग्राफी की भी नियमित एमसीक्यू प्लस 0 से एडवांस लेवल तक कंसेप्ट की क्लास हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले रहे हैं। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।